Good morning everyone. Today our topic is selection in staffing lesson. स्टार्ट करते हैं अपन। हम लोगों ने अभी ये लास्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रिक्रूटमेंट। ओके, तो रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा था, उसका सारी डिटेल हमने उसकी पढ़ ली थी, प्रोसेसिंग भी पढ़ ली थी। अब उसके बाद जो रिक्रूटमेंट करने के बाद जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में तो हमने क्या किया था, हम अट्रैक्ट कर रहे थे एप्लीकेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो हमारे जॉब ऑफर है उसके लिए वो अप्लाई करें। जो जॉब सीकर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर रहे थे थ्रू रिक्रूटमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। यानी कि थ्रू रिक्रूटमेंट हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, अब हमको सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू आवर जॉब ऑफर। ओके, तो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना। In selection, the candidate required to take a series of employment. अब जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है यहाँ पर एक लंबे स्टेप सीरीज़ हैं जिनको फॉलो करके एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होगा, देन आफ्टर उसका सिलेक्शन होगा। देखो आप, इन सिलेक्शंस द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ एट एवरी स्टेज मैनी कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। एक्चुअली क्या है कि जब इतने सारे टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ होते हैं तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका जो एलिमिनेट हो जाते हैं। रीज़न मे बी वो हमारी जो जॉब ऑफर में जो हमने हमारे जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो उसके पास नहीं हो, या मतलब जो जॉब ऑफर के अकॉर्डिंगली यदि जो भी कैंडिडेट नहीं होंगे, जो एप्लीकेशंस नहीं होंगी, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और क्योंकि हम वो जो रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी और वहाँ पर हम लोग मैक्स टू मैक्स हम एप्लीकेशंस मतलब चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए, उसके लिए हम लोगों को अपने जॉब ऑफ़र के थ्रू हम उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वो प्रोसेस जो था वो था कि पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशंस इंक्रीज़ किए जा रहे थे ना, और यहाँ पर हम एप्लीकेशंस को डिक्रीज़ करेंगे। रीज़न कि वो अकॉर्डिंग टू जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यदि वो एप्लीकेशंस नहीं है तो उन्हें हमें क्या करना होगा, उनको हमें रिजेक्ट करना होगा। तो इस प्रोसेस की वजह से सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस माना गया है। ओके, इज दैट क्लियर? इसको नेगेटिव प्रोसेस माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम सिलेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो कैंडिडेट हैं उनको हमें एलिमिनेट करना होगा, करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीज़न जो कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होगी, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का ये देखते हैं अपन। तो सिलेक्शन में जो सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हम सबसे पहले जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो जॉब ऑफ़र के क्राइटेरिया पर जो एप्लीकेशंस है वो आ रही हैं या नहीं। यानी कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट मांगी थी अपने जॉब के लिए, यदि वो नहीं है तो उनको हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। और जो सेलेक्ट होंगी, आगे जो सेलेक्ट हो जाएंगी उनके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो होगा सिलेक्शन टेस्ट। अब इस स्टेप पर उनके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे उसके जो टेस्ट हैं वो ये आपके 5 टाइप्स के टेस्ट हैं। जैसे फर्स्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट। अब इंटेलिजेंसी टेस्ट में ये देखा जाता है कि आईक्यू लेवल देखते हैं हम कैंडिडेट का कि उसका आईक्यू लेवल क्या है, यानी पर्टिकुलर कंडीशन में वो किस तरह से डिसीजन ले सकता है, क्या जजमेंट होगा उसका। तो ये आईक्यू लेवल मतलब देखा जाता है कि ताकि उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर और जजमेंट लेने का जो पावर है वो उसको चेक किया जा सके। ओके, देन आफ्टर है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है? ट्रेड टेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ तो हमने उसका आईक्यू लेवल चेक किया, यहाँ हम देखेंगे कि जो रिलेटेड टू जॉब उसकी नॉलेज कितनी डीप है, यानी कितना उसको अपनी जो एबिलिटी है या जो हमको जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी उसकी एफिशिएंसी वो कितनी उसकी है, वो ट्रेड टेस्ट में चेक किया जाता है, राइट। देन आफ्टर है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं ओवरऑल
उसका जो पर्सनैलिटी कैसी है कैंडिडेट की, लाइक उसके इमोशंस कैसे हैं, मतलब किसी कंडीशन में वो किस तरह का, भाई जैसे कोई ऐसी कंडीशन है तो वो ऐसा तो नहीं कि अपना जल्दी से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देता है, यानी उसकी इमोशंस कैसे हैं, किस तरह का उसका सोचने का एक एटीट्यूड है, यानी सब चीज़ें, उसकी इंटेलिजेंस भी, ट्रेड टेस्ट भी, वो सब चीज़ का कॉम्बिनेशन पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है, राइट। देन आफ्टर है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि अपार्ट ऑफ हिज जॉब क्वालिफिकेशन उसके और किस तरह के इंटरेस्ट है, यानी उससे इंटरेस्ट टेस्ट से मतलब क्या होता है कि उनको देखकर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिसीजन ले सकती है कि इस इंटरेस्ट के बिहाव पर वो कितना मतलब और किस चीज़ में कहाँ पर अपने एफर्ट्स वो दे सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ओके। देन आफ्टर है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट का मीनिंग ये है कि इसमें ये लर्निंग स्किल कितना है, ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है उसमें लर्निंग स्किल, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी या फिर नई स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट करेंगे तो उसका जो उसको लर्निंग स्किल, उसका एप्टीट्यूड उसका कैसा है उन सारे टेक्नोलॉजी या उन चेंजेस के प्रति, ओके। तो इस तरह के सिलेक्शन टेस्ट पर ये 5 टेस्ट हैं जिनको वो फाइट उसको करना होगा। फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, यानी कि उसका IQ लेवल को चेक किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में ये देखा जाएगा कि उसका अपने सब्जेक्ट पर, जिसके बेस पर उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें उसका कितना नॉलेज है, कितनी डेप्थ उसको मालूम है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा, क्योंकि अब इतने सारे स्पेशलाइज्ड लोग बैठे होते हैं, वो उसको हर तरीके से वो चेक करते हैं पर्सनैलिटीज़ को, तो पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखा जाता है कि इसका अपने जॉब के अलावा और किस तरह का इंटरेस्ट है, यानी कि वो कैसे हम जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूज़ में ले सकती है उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पर। एप्टीट्यूड टेस्ट में यानी उसका लर्निंग स्किल देखते हैं कि भाई जो भी हम नए टेक्नोलॉजी आ रही है या नई स्ट्रैटेजी को बनाया जाएगा तो उसका लर्निंग स्किल क्या है कैंडिडेट का, उसके बेस पर उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो जब वो इन 5 टेस्ट्स को वो पार कर लेता है, वो कंप्लीट कर लेता है, देन आफ्टर उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू रखा जाता है एक पैनल के आगे। अब यहाँ पर जो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है ये कोई इजी टास्क नहीं है। यहाँ पर एक पैनल बैठा होता है, उस पैनल के बीच में मतलब अलग अलग फील्ड से लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। तो अब इस कंडीशन पे बहुत सोच समझ के इंटरव्यू देना होता है। ये मतलब वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट मान लो उन्होंने पूछ लिया और आपने इंटरेस्ट बोल दिया कि मुझे मूवी देखने का इंटरेस्ट है सपोज करो, तो मे बी वो आपके इंटरेस्ट के फील्ड में से कोई क्वेश्चन आपसे रेज कर ले, तो बहुत सोच समझ के ये इंटरव्यू दिया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, दैट टाइम आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा उस चीज़ को चेक किया जाएगा, ओके। तो जब ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है और यहाँ पर वो क्लियर कर लेता है, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप पर उसके रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेकिंग की जाती है। लाइक जब किसी का जॉब मतलब को सेलेक्ट किया जाता है, देन आफ्टर ये पूछा जाता है कि लास्ट जॉब आपने कहाँ किया था और उस जॉब आपने लास्ट जॉब जो किया था उसको आप छोड़ने का रीज़न क्या है, और इस चीज़ का कंफर्मेशन उस इंस्टीट्यूट से भी किया जाता है। इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के लोगों से भी आपके जो रेफरेंस मांगे जा सकते हैं, आपके बारे में पूछा जा सकता है, रीज़न पता चले कहीं आप किसी फ्रॉड केस में हो, या मे बी आप अपने जो पास्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था आप उसके अंदर कुछ चीट कर आए हो, या फिर आपका और तरीके से कोई करेक्टर में मान लो कोई डाउट है, कुछ है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि कल को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई बैड इफेक्ट पड़े, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। देन आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन, यदि ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं सारे स्टेप्स, देन आफ्टर उनका सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है इस पार्ट पर। और इसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको बोला जाता है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन या तो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको कह सकता है कि आप अपने बेस पर मेडिकल करवाकर और उस रिपोर्ट को आप लेकर आए। देन आफ्टर ये डिसीजन लिया जाता है कि उनको आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत क्या आती है? मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड जो एप्लीकेंट है
वो किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी से तो नहीं है, मतलब उसको हो रहा हो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम कि जिससे कि मान लो वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले, तो कहीं ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करे, भाई मान लो को इसको बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। बस मीनिंग यही है कि जो अपना बिजनेस में जब उसको सेलेक्ट किया जाएगा तो कंटिन्यूस में जो जॉब उसका रहेगा उसमें कहीं कोई इंटरप्शंस नहीं आए कॉज ऑफ हिज और हर इलनेस और मेडिकल इश्यूज़। ओके, देन आफ्टर एक जॉब ऑफर को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पर जॉब ऑफर प्रिपेयर किया जाता है। जॉब ऑफर के अंदर जितने भी मतलब जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि भाई क्या वर्किंग होगा, क्या आवर्स होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर सारा लिखा होता है। पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर मेंशन होता है जॉब ऑफर में। देन आफ्टर एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है और जो एम्प्लॉयर है उसके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये लिखा होता है, टर्म्स कंडीशन लिखी हुई होती है, लाइक कि आपको जॉब इतने आवर्स करना होगा या इतने टाइम के लिए आपका बॉन्ड भरा जा रहा है, और इन केस आपको जॉब कभी छोड़ना है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो एक बार अपन रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पर क्या होगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में यानी कि जो भी जॉब ऑफर के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस नहीं होंगी, यानी जो एक फिक्स क्राइटेरिया जो जॉब के लिए था, यदि उसको वो क्लियर नहीं कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाएगा। ये हो गया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स सेलेक्ट होंगे उनका एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट हो सकता है, मतलब वो टेस्ट होगा IQ टेस्ट हो सकता है, ट्रेड टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। इन 5 टेस्ट से निकलने के बाद फिर उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किए जाएंगे, उनका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, है ना। लाइक जैसे इतने सारे प्रोसेस को करने के बाद भी क्या होता है कि मान लो सीट हमारे पास एक है तो 2 और 3 ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो कि यहाँ तक अपना क्लियर कर आते हैं। देन आफ्टर उनमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना होता है तो वो डिसीजन लिया जाता है। देन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है उनको। उसके बाद जॉब ऑफर एक प्रिपेयर होता है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एक जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक रेडी किया जाता है, और इस तरह से फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया जाता है। ओके, आई होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये आपके स्टाफिंग का लास्ट एलिमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका पर्पस क्या है? पर्पस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि जो आपका मतलब थ्रू ट्रेनिंग आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस और जो नया आपका एम्प्लॉय आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। सो एज टू सेंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंडिविजुअल बेटरमेंट, यानी कि इसका जो मेन पर्पस क्या है कि भाई इन दोनों के जो इंटरेस्ट है उसको रेज करना, और मतलब कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी और इंडिविजुअल दोनों के बेटरमेंट के लिए ये जो ट्रेनिंग की प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। देन आफ्टर अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रेंड, यदि आपका जो एम्प्लॉय है यदि वो ट्रेंड है तो उस जाहिर सी बात है कि कुछ बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे एज वेल एज कुछ उसको पर्सनल को मिलेंगे। कैसे कि आपका यदि मान लो ट्रेंड है आपका एम्प्लॉय, तो आपको उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है ना। इसके अलावा जब उसको ये मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आपकी रिसोर्सेज है उनका मिसयूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वो अपना ट्रेंड है और अपना काम परफेक्शन से कर रहा है तो वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में भी कैपेबल है, यानी इन केस आपको फ्यूचर मैनेजर भी आपका प्रिपेयर हो रहा है थ्रू ट्रेनिंग। इसके अलावा जो बिज़नेस है हमारा एक डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, तो वो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उनको वो फास्ट मूविंग से उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, उनको फेस कर सकता है,
राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का मोरल तो है ही बूस्ट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ऐसे ही एम्प्लॉय का स्किल, उसका नॉलेज डेवलप होगा। इसके अलावा उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होगा, उसको उसका मतलब जो जॉब करियर ऑप्शंस उसको ज़्यादा मिलेंगे, और उसका जो मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन भी इनहेंस होगा। यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट है और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है लाइक अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ट्रेन पर्सन अपना काम बहुत अच्छे से करेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर्पस द फ्यूचर मैनेजर, जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्रीज एम्प्लॉयज मोरल, एबल टू फेस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉज ऑफ बिजनेस इज अ मतलब बिजनेस जो हमारा सर्वाइव कर रहा है एक डायनामिक एनवायरनमेंट में कर रहा है। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, जब हम अपना काम एक परफेक्शन से करते हैं, हमारा इंटरेस्ट का वर्क है, हम ट्रेंड है उस काम को करने के लिए, हमारा मोरल यदि बूस्ट है तो जाहिर सी बात है जो आपका एम्प्लॉय है उसकी एब्सेंटिज्म ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। मिनिमाइज टू नीड ऑफ सुपरविज़न, यानी सुपरविज़न करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, राइट। और बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को क्या है, इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज, इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड टुवर्ड्स organization goal, and enhance employees morale and job satisfaction. next है better career options। तो ये benefit किसको मिलते हैं, employees को मिलते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद 3 एलिमेंट हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन। इनके बारे में मतलब ये क्या है, ये तीनों वर्ड्स अपन इसको समझेंगे। लाइक ट्रेनिंग में हमने पढ़ा था, ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस विच एनेबल अ पर्सन टू इम्प्रूव हिज हर स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब बाय लर्निंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। यानी थ्रू ट्रेनिंग हम अपने पर्सनल्स को हम एबल बनाते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा जो किसी भी जॉब के लिए यानी स्पेसिफिक जॉब के लिए, और या फिर हम जो भी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या नॉलेज है या स्किल है नए, उनको इन्हेंस करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके। और डेवलपमेंट, इट्स रेफर टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिविजुअल की मतलब ओवरऑल जो उसकी ग्रोथ को पॉसिबल बनाता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय अवेकिंग एन इंडिविजुअल्स। यानी कि उनको जो सिचुएशंस के बारे में अवेयर करा के हम उनके नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये एजुकेशन का प्रोसेस है। तो इस तरह से तीनों एलिमेंट्स मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग मेथड। ओके, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो केयरफुली इसको पढ़ेंगे हम। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और केस स्टडी भी आ सकती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है इसका। तो ट्रेनिंग मेथड क्या है कि जो ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाती है आपके एम्प्लॉयज़ को। तो इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट है ऑन द जॉब मेथड एंड सेकंड है ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब यानी कि जैसे नाम से भी डिफाइन हो रहा है, ऑन द जॉब यानी कि लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि जैसे आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ ही आप वर्क को सीख रहे हो। एंड ऑफ द जॉब मेथड लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी कि आपको जॉब जब आप मतलब जो करना है आपको उससे पहले ही यदि आप सीख रहे हैं तो वो क्या है, ऑफ द जॉब, यानी जॉब पर जाने से पहले। ओके, तो इसके भी अब ऑन द जॉब के 3 मेथड हैं और ऑफ द जॉब का केवल आपके सिलेबस में एक ही इसका जो मेथड है वो एक ही है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन द जॉब। तो ऑन द जॉब मेथड में है एक तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एक है इंडक्शन ट्रेनिंग एंड एक है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ओके, तो 3 ट्रेनिंग्स इसके हैं ऑन द जॉब मेथड पर है, और एक ट्रेनिंग है वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इसके बारे में अपन 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, देन सबसे फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंटर्नशिप ट्रेनिंग।
फर्स्ट हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में समझेंगे। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है? इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलग है और आपका जहाँ ट्रेनिंग आपको दी जाएगी वो इंस्टीट्यूट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो जिस जगह जाकर आपको ट्रेनिंग मिलेगी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और उस कोलैबोरेशन में जो आप एकेडमिक्स जो भी नॉलेज लेंगे, है ना, वो नॉलेज आप कहाँ लेंगे? एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। और जो प्रैक्टिकली नॉलेज होगी वो कहाँ पर होगी? आपकी दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी जो ट्रेनी होगा यानी जो लर्नर होगा उसको इंटर्न बोला जाता है ना। एंड जो उसको एक रेम्यूनरेशन पे किया जाता है फॉर हिज और हर सर्विस रेंडर्ड टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं। ओके, तो जनरली जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है मतलब जो यूज़फुल होती है फॉर डॉक्टर, नर्सेज, इंजीनियर, लॉयर एटसेट्रा। ओके, तो ये आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म्स कोलैबोरेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होती हैं, यानी इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड थ्योरेटिकल नॉलेज वेयर्स बिजनेस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। ट्रेनी इज नोन एज इंटर्न एंड यूजुअली द ट्रेनी इज पेड नॉमिनल रेम्यूनरेशन, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं, फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम, जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, दिस इज यूज फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एटसेट्रा। तो ये आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग थी। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें इन दिस मेथड द ट्रेनी एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्पेशलाइजेशन अंडर गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्क। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये क्या होता है कि जैसे जो नए लोग होते हैं, नए लर्नर होते हैं, बिल्कुल न्यू लर्नर, ओके, और वो स्पेसिफिक जॉब को सीखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब होते हैं। अब इस तरह के जो जॉब है वहाँ उसके लिए जो मास्टर होता है, यानी कि जो सिखाने वाला होता है, वो उस न्यू लर्नर को, ट्रेनी को अपने साथ रखता है और वो टेक्निकल जो वर्क है वो उसको सिखाता है, ठीक है। यानी कि मास्टर के अंडर इनको ये सारा अपना काम सीखना होता है। और जनरली जो ये प्लम्बर होते हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, ये इस तरह की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। In this method, the trainee acquire the knowledge and skill related a particular line of specialization under guidance of a master work, like plumber, electrician, welder, etc. The training comprise of both the theoretical and practical knowledge. यहाँ तो ऊपर तो हम लोगों ने क्या था कि एजुकेशनल नॉलेज हम कहीं और ले रहे थे, प्रैक्टिकल कहीं और ले रहे थे, लेकिन ये कंप्राइज ट्रेनिंग मेथड है, यानी कि यहाँ पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज उनको एक साथ ही प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में भी 2 to 5 years, यानी 2 साल भी हो सकती है, मोर देन 2 year यानी 5 year तक भी हो सकती है। और इसमें भी ऑल्सो ट्रेनी इज प्रोवाइडेड स्टाइपेंड, उनको भी क्या मिलता है? स्टाइपेंड उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग का पार्ट हो गया आपका, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का हो गया। देन आफ्टर है इंडक्शन ट्रेनिंग, एक लास्ट इसका जो ऑन द जॉब, ये दोनों अपन ने ऑन द जॉब ही पढ़े थे। जो थर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, ये एक इंडक्शन का सेकंड जो सिनोनिम है वो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हमने ये पढ़ा भी था ना, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी नया एम्प्लॉय आया है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है अदर स्टाफ के जो अदर मेंबर से, और पर्पस क्या होता है कि उसको फैमिलियर कराना, उसको मतलब इजी उसको फील कराना, और ताकि वो अपना काम एक अच्छे गुड वे में कर सके, यानी कि उसका जो मोरल है उसको बूस्ट करना इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है, राइट। यानी कि अदर स्टाफ से प्रोवाइड किया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। इसके अलावा जो अपना बिजनेस है उसकी जो भी स्ट्रेटेजी है, पॉलिसीज़ हैं,
ओके। और जो रिलेशंस है बिटवीन मैनेजर एंड जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बारे में, यानी कि जो एक उसको इजी गोइंग फील कराना, लाइक वो अपनी प्रॉब्लम्स कहीं आए तो वो इजीली वो पूछ सके, तो इस तरह से उसको एक फैमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। तो दिस इज प्रोवाइड टू न्यू एम्प्लॉयज़, यानी बेसिकली ये न्यू जो एम्प्लॉय आता है उसके लिए ये इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा जाता है। पर्पस टू फैमिलियर द न्यू एम्प्लॉयज़ विद अदर और ऑर्गेनाइज पॉलिसी एटसेट्रा, यानी स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज और वर्क रिलेशंस वगैरह, इसके बारे में उसको फैमिलियर करना, ओके। और मोरल बूस्ट करना अपने नए एम्प्लॉयज़ का, ठीक। तो ये 3 हमने जो इन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटर्नशिप ट्रेनिंग, सेकंड हमने पढ़ा था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और थर्ड हमने पढ़ा था इंडक्शन ट्रेनिंग। तो तीनों इजी हैं, और इजी भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है और बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसका, आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। फिर है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? ये जनरली क्या है, जो वर्किंग प्लेस है ना उससे जस्ट मतलब बिल्कुल सेम वैसा ही एक अलग प्लेस पर एक पूरा वही सेटअप बनाया जाता है ना, जैसे अपन मॉडल भी बोलते हैं, यानी मॉडल एक सेटअप बनाया जाता है और वहाँ पर पूरा वही मतलब सीन क्रिएट होता है जो एक्चुअल वर्क प्लेस पर होता है। और बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि जो अपना नया जो भी नया ट्रेनी है उसको वहाँ पर एक टास्क दिया जाता है जिसको कि वो अपने मतलब कि नॉलेज के और स्किल के बेस पर उस जॉब को, उस टास्क को वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इन दिस मेथड एक्चुअल वर्क सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड मतलब क्रिएट की जाती है एक अलग प्लेस पर, एंड द ट्रेनी आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप देयर नॉलेज एंड स्किल, मतलब और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वहाँ ट्रेनी है ना वो वहाँ पर उसको मतलब सिखाया जाता है उस पूरे मॉडल पर काम करना, और वहाँ पर ताकि उसका जो नॉलेज है, स्किल है वो मतलब इन्हेंस हो सके, ठीक है। और वो उस पर्टिकुलर मतलब उसको जॉब प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उस जॉब को, उस टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में वो काम करना सीख सके। विच इज जो यहाँ पर जो वर्क होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, यानी बिल्कुल वैसा का वैसा माहौल उसको प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो सफोसिकेटेड मशीनरीज पर, इक्विपमेंट पर वर्क करना उनको सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हैवी मशीनरी होती है, यदि वहाँ पर यदि कुछ चीज़ गलत हो जाए तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए उनको एक बिल्कुल सेपरेट वर्क प्लेस पर उस तरह की एक सिचुएशन में, एक इन्वायरमेंट में काम करना सिखाया जाता है। ये है वेस्टिबल ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड। तो यह आपका स्टाफिंग का जो लेसन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, उससे पहले मैं आपको इसकी केस स्टडी प्रोवाइड कराऊंगी, आप इसको पढ़ लें अच्छे से और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें।